हाय स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। आपका सेट नंबर 2 है, इसके बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, इसके आगे स्टडी करेंगे। यानी हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में जल परिवहन तक हम लोग पढ़ चुके थे, सॉल्व कर चुके थे नोट्स को। अब आगे इसके हम लोग सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन है, देखिए, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, इसके विविध विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो पहले हम लोग क्या समझते हैं, कायिक प्रवर्धन देखिए क्या होता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कायिक प्रवर्धन देखिए क्या होता है। कायिक प्रवर्धन बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, ध्यान समझिए। पौधे में 2 भाग होते हैं, ठीक है। जैसे पहला भाग क्या होता है, जड़, तना, पत्ती, है ना। ये जो भाग होते हैं ना, इन्हें हम लोग कहते हैं कायिक भाग। क्या कहते हैं, कायिक भाग। और जो दूसरा भाग होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है पुष्प और होता है फल। ये दोनों भाग कहलाते हैं जनन भाग। क्या कहलाते हैं, जनन भाग, ठीक है। अर्थात पादप प्लांट पुष्प तभी लेता है जब उसे क्या करना होता है, जनन करना होता है। तो यानी पुष्प क्या है, एक जनन भाग है। पुष्प क्या है, एक जनन भाग है। तो देखिए यहाँ पर आप समझिए बात को, अगर पुष्प एक जनन भाग है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कायिक प्रवर्धन। प्रवर्धन मतलब होता है जनन होना, नए पौधे का निर्माण हो जाना। तो जब बात हो रही है कायिक प्रवर्धन की, तो पौधों के कायिक भाग से नए पौधों का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अर्थात नए पौधे का निर्माण किससे होगा, जड़ से होगा, तना से होगा, पत्ती से होगा। उदाहरण देखिए, ये समझ में आएगा कायिक प्रवर्धन क्या है। अब देखिए आपको देखते हैं, उदाहरण सही समझाइए। उदाहरण क्या है, जड़। देखिए जड़ द्वारा कैसे होता है जनन, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अमरूद, ठीक है। और देखिए आपका है शीशम, ठीक है। और देखिए इसी में शीशम, ये 2 बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल। कैसे होता है, जैसे जो अमरूद का पेड़ होता है ना, ये नीचे जड़ें हैं। जड़ें क्या करती हैं, कुछ दूर तक जाती हैं और इन जड़ों में क्या होती है, कलिकाएँ बनती हैं। ये कलिकाएँ फिर क्या करती हैं, नए अमरूद का निर्माण कर देती है। तो ये जो नए अमरूद का निर्माण हुआ है, ये किसके द्वारा हुआ है, जड़ के द्वारा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यह जो रिप्रोडक्शन कहलाता है, यह जो जनन कहलाता है, किसके द्वारा कहलाता है, जड़ के द्वारा। और ये कौन सा भाग है, कायिक भाग, इसलिए कहलाता है कायिक प्रवर्धन। क्लियर। उसी प्रकार तना, देखिए तने द्वारा कैसा होता है, आपने देखा होगा कि हम गुड़हल के, गुलदाउदी के, डहेलिया के या फिर जो कि आपके गुलाब है, उनके तनों को हम लोग क्या करते हैं, काट करके मिट्टी में लगा देते हैं और यह क्या करता है, नए पौधे का निर्माण कर देता है। तो ये रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है भैया, देखो तने के द्वारा जनन। अगला आपका है पत्ती द्वारा। देखो क्या है, पत्ती यानी लीफ के द्वारा। तो इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है 2 प्लांट, जिसका हम आपको नाम बताएंगे। एक तो है अजूबा, एक हम लोगों के यहाँ पाया जाता है, इसका नाम है पत्थर चूर, ठीक है। पत्थर चूर इसको हम लोग कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं। एक और पौधा है बिगोनिया। इनके पौधों में क्या होता है, जैसे ये पौधा है और ये पत्ती रही, तो पत्तियों में क्या होगा ना, पत्तियों के मार्जिन पे से बड बन जाएंगे, ठीक। और ये जो बड होते हैं ना, ये यहाँ से गिर जाएंगे और नए पौधे का क्या कर देंगे, निर्माण कर देंगे। तो ये जो बड का निर्माण हो किसके द्वारा, पत्ती मोरा की नहीं हो रही थी, किसके द्वारा हो गया जनन, पत्तियों द्वारा जनन हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कायिक जनन क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, ठीक है। अगला देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि पादप हार्मोन्स क्या है, किन्हीं 3 पादप हार्मोन्स के नाम लिखिए। तो पादप हार्मोन्स यानी प्लांट हार्मोन्स के बारे में हम लोगों ने इसके पहले वाला जो लेक्चर है ना, इसके यानी जो आपका पहले वाला लेक्चर है, ये जो अंशाल पहला कराया गया है, उसमें आपको जो है कि पादप हार्मोन्स के बारे में पढ़ाया गया है, बताया गया है, सॉल्व कराया गया है क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन को, जो नए स्टूडेंट्स होंगे, इस क्वेश्चन को आप लोग उस वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, पाचन क्रिया का भी वर्णन कीजिए। तो हम लोग आज बनाते हैं, देखिए पाचन तंत्र, पहले जो है कि चैप्टर्स क्वेश्चन है पाचन तंत्र, ठीक है। तो ये देखिए आपका है मानव पाचन तंत्र की संरचना है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव पाचन तंत्र की संरचना का तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा पाचन क्रिया का भी वर्णन कीजिए।
तो ये आपको दिख रहा है मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। ठीक है, तो आप इस प्रकार क्या करेंगे, नामांकित चित्र का संरचना बना देंगे। अब देखिए एक एक बारे में हम लोग जान जाते हैं। ये आपको दिख रहा है मुख। मुख क्या होता है, दो होठों से घिरे हुए भाग को हम लोग क्या कहते हैं, मुख कहते हैं। और मुख को जैसे ही हम लोग देखो, मुख का मतलब क्या, दो होठों से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं, मुख कहते हैं। और मुख को जैसे ही खोलते हैं, अंदर जो भी खाली स्थान दिखाई देता है वो क्या कहलाता है, मुख गुहा दिखाई देता है। अब मुख गुहा के अंदर ही क्या पाता है, दांत होता है, तालु होता है, जीभ होता है, लार ग्रंथि होती है। ये सब कहाँ होते हैं, मुख गुहा के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए आपका क्या है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि कितनी जोड़ी पाई जाती है, तो 3 जोड़ी पाई जाती है, याद देखिएगा। इसका ग्रसनी, ठीक है, ग्रसनी देखिए ये ग्रसनी है। ठीक है, और ग्रसनी के नीचे क्या है आपका, ग्रास नली है। ग्रास नली नीचे क्या है, अमाशय है। अमाशय में कितने भाग होते हैं, 3 भाग। कौन कौन, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। अमाशय कितने भाग होते हैं, 3 भाग, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। और देखिए ये अमाशय से आगे चलकर क्या बनती है, देखिए छोटी आंत। छोटी आंत क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। आपके पाचन तंत्र की सबसे बड़ा अंग कौन, सबसे लंबा अंग कौन सा है, तो छोटी आंत। और सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो ये आपका क्या है, बड़ी आंत। सबसे चौड़ा भाग कौन सा है, अमाशय है। क्लियर। और देखिए तो ये है छोटी आंत। छोटी आंत क्या होती है, आपस में कुंडलित होकर कहाँ जाकर, इस बड़ी आंत में क्या होती है, खुल जाती है। जिस भाग में खुलती है उसे हम लोग कहते हैं सीकम। क्या कहते हैं, सीकम। बड़ी आंत के जिस भाग में खुलता है उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। और ये वाला जो भाग दिख रहा है ऊपर, इसको हम लोग कहते हैं कोलन। क्या कहते हैं, कोलन। और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, रेक्टम। तो बड़ी आंत में 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलम और रेक्टम। और आपके छोटी आंत में कितने भाग होते हैं, इसमें भी 3 भाग होते हैं, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। कितने भाग होते हैं, 3, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। सीकम वाले भाग में एक फिंगर स्ट्रक्चर होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। देखिए बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं ना, कि लोगों को डरा देते हैं, भैया इनको अपेंडिक्स हो गया। रियलिटी में अपेंडिक्स किसी को होता नहीं, अपेंडिक्स सबको रहता है ना, सबके पास अपेंडिक्स हो रहता है। लेकिन उसमें जब उस अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें सूजन आ जाती है, जिससे दर्द होने लगता है। इस कंडीशन को डॉक्टर्स कहते हैं इनको अपेंडिक्स हो गया है, तो उसको काट करके निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये अपेंडिक्स हो गया। तो ये है आपके पाचन तंत्र की संरचना। फिर कह रहा है क्वेश्चन में आगे कि पाचन क्रिया का भी वर्णन करिए। पाचन क्रिया का, पाचन के बारे में नहीं, पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। पाचन क्रिया का वर्णन देखिए कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है। भोजन का पाचन कहाँ कहाँ होता है तो पहला जो भोजन का पाचन होता है वो कहाँ होता है, मुख गुहा में। कहाँ होता है, मुख गुहा। मुख गुहा में क्या साबित होता है भैया, तो याद देखिएगा, लार साबित होता है। और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो एमाइलेस। क्या पाया जाता है, एमाइलेस। यह एमाइलेस क्या करता है कि भोज्य पदार्थ क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। याद देखिएगा, मुख गुहा में सिर्फ इसका पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का। और यह कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, एमाइलेस एंजाइम की उपस्थिति। पीएच कितना होता है, 6.8। पीएच कितना होता है, 6.8। पीएच की उपस्थिति में यह जो आपका एमाइलेस होता है, यह क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है किसमें, डाइसैकेराइड। तोड़ देता है डाइसैकेराइड या मोनोसैकेराइड में। तोड़ता है डाइसैकेराइड या मोनोसैकेराइड में क्या कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये क्या करता है, तो मुख गुहा में सिर्फ किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। पीएच कितना होता है, 6.8। एंजाइम कौन सा है, एंजाइम कौन सा है, एमाइलेस। किसमें तोड़ता है, डाइसैकेराइड में तोड़ देता है, या किसमें तोड़ देता है, मोनोसैकेराइड में। इस बात को याद रखिएगा कि यदि अगर हम भोजन को चबा चबा कर खाएँ तो हमारे भोजन में उपस्थित 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ हो जाता है, मुख गुहा में हो जाता है। ठीक है, देखिए हम लिखते रहते हैं, मिटाते रहते हैं। जहाँ आपको नोट करना होता है उसको आप वीडियो को रोक करके आसानी से क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए तो ये हो गया मुख गुहा में पाचन। ग्रसनी में कोई पाचन नहीं होता, ग्रास नली में भी कोई पाचन नहीं। अब पाचन कहाँ होगा, अमाशय में। अमाशय में किस पदार्थ का पाचन होता है, याद रखिएगा, प्रोटीन का। किसका होता है, प्रोटीन का। इसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। पीएच कितना होता है इसका पीएच पे होता है 2.6। कितना होता है, 2.6। क्यों होता है, किसमें कौन सा एंजाइम अम्ल साबित होता है, HCl। ठीक है, HCl अम्ल क्या होता है, साबित होता है। अमाशय में आकर भोजन 4 से 5 घंटे के लिए क्या कहता है, रुकता है। इसके बाद भोजन कहाँ चला जाता है, छोटी आंत में। इसी 4 से 5 घंटे में यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन के लिए कौन सा एंजाइम होता है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे एंजाइम होता है आपका पेप्सिन। क्या होता है, पेप्सिन होता है। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम। और ये क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ देता है पेप्टोन्स में। किसमें तोड़ता है, पेप्टोन्स व
पेप्टोन्स व पेप्टाइड में किस तोड़ता है, पेप्टोन्स व पेप्टाइड में क्या करता है, तोड़ देता है। पीएच कितना होता है, 2.6 होता है। क्लियर। आपको अगर पता होगा तो ये भी पता होगा कि ये जो पेप्सिन होता है ना, ये पहले होता है पेप्सिनोजन के फॉर्म। किसके फॉर्म होता है, पेप्सिनोजन के फॉर्म में होता है, पेप्सिनोजन के रूप में होता है। जैसे ही HCl के संपर्क में आता है किसमें बदल जाता है, ये पेप्सिन के रूप में। किसके रूप में बदलता है, पेप्सिन। याद रखिए पेप्सिनोजन एक निष्क्रिय एंजाइम होता है। एंजाइम कौन सक्रिय होता है, पेप्सिन। किसके संपर्क में आकर, HCl के संपर्क में आकर। और बच्चों में एक और एंजाइम रिलीज होता है, रेनिन। क्या होता है, रेनिन। क्योंकि रेनिन किसमें पाता है, रेनिन एंजाइम साबित होता है बच्चों में, और यह किसका पाचन करता है, दूध में उपस्थित प्रोटीन्स का पाचन करता है। इसीलिए बच्चों को जब हम लोग क्या करते हैं, दूध पिला देते हैं और कुछ देर बाद अगर वो दूध बाहर फेंकते हैं अपने माउथ से, तो उनका दूध क्या होता है, जमा होता है या फट जाता है। कह सकते हैं कि वो किसके कारण होता है, रेनिन नामक एंजाइम के कारण होता है। क्लियर। तो ये हो गया आपका कहाँ पाचन भैया, अमाशय में पाचन। अगला देखिए पाचन कहाँ होता है, तो अगला पाचन होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में, छोटी आंत के किस भाग में होता है, तो याद देखिएगा डियोडिनम में। किसमें होता है, डियोडिनम में। छोटी आंत में पाचन कहाँ होता है, डियोडिनम में होता है। तो छोटी आंत में पाचन डियोडिनम में किस पदार्थ का होता है, यहाँ पाचन किस पदार्थ होता है, सबका हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का हो जाता है, प्रोटीन का हो जाता है, और वसा का भी पाचन होता है। यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग वो किसका पाचन है, वसा का। किसका पाचन है, वसा। देखिए जब वसा हम लेते हैं तो बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में क्या होता है, ये हमारे छोटी आंत में पहुँचते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि वसा के मालिक्यूल्स का लक्षण क्या होता है कि ये छोटे छोटे अणु मिलकर क्या होते हैं, बड़े अणु बन जाते हैं। तो ये बड़े बड़े अणुओं के रूप में हमारे छोटी आंत में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। वहीं पर आप जानते हैं कि यकृत क्या करता है, पित्तरस बनाता है। क्या बनाता है, पित्तरस। और ये पित्तरस कहाँ से एकत्रित रहता है, पित्ताशय में। पित्ताशय से पित्तरस कहाँ जाता है, छोटी आंत में, यानी ग्रहणी में जाता है। किस में जाता है, डियोडिनम में। किसमें जाता है, डियोडिनम में जाता है। और डियोडिनम में जाकर जैसे ही बड़े बड़े बूंदों के ऊपर, वसा के ऊपर, बूंदों के ऊपर गिरता है, वसा जो होता है ना, छोटे छोटे बूंदों के रूप में क्या होता है, टूट जाता है। ये बूंदों के रूप में क्या होता है, टूट जाता है। इस क्रिया को हम लोग कहते हैं इमल्सीकरण। क्या कहते हैं, इमल्सीकरण। तो क्वेश्चन पूछता है इमल्सीकरण किसका काम है, किसका काम है, पित्तरस का। किसका काम है, पित्तरस का काम होता है। क्या होता है इमल्सीकरण में, वसा के बड़ी बूंदों का छोटे बूंदों में क्या हो जाना, टूट जाना। क्या कहलाता है, इमल्सीकरण कहलाता है। अब क्या होगा, अब तो इमल्सीकरण हो गया। अब आपके आंत से, यानी छोटी आंत से या अग्नाशय से स्रावित होने वाले जो एंजाइम कौन से होंगे, लाइपेज। कौन से होंगे, लाइपेज एंजाइम। या क्या करेंगे, भोजन में उपस्थित जो भी आप कह सकते हैं कि वसा रहेगा, तो वसा को क्या किया जाएगा, एंजाइम कौन सा है, लाइपेज। लाइपेज एंजाइम को क्या कहें, वसा के साथ, वसा को कौन पाचन करेगा, वसा का, लाइपेज। और ये किस में तोड़ेगा, याद रखिएगा ग्लिसरॉल में तोड़ देगा, ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। और प्लस किस में तोड़ेगा, आपका जो है कि वसीय अम्ल में। किस तोड़ देगा, वसीय अम्ल में। बाकी जो भी कह सकते हैं कि दूसरे जो भी आपके बचे हुए पदार्थ हैं, चाहे वह आपके प्रोटीन हो या कार्बोहाइड्रेट, उनका भी पाचन कहाँ हो जाएगा, इसी कह सकते हैं कि ग्रहणी में, यानी डियोडिनम में ही क्या हो जाएगा, छोटी आंत में ही हो जाएगा। कैसे, अब यहाँ पर जैसे जो प्रोटीन्स बचे हुए हैं, उन प्रोटीन के लिए एंजाइम कौन आता है, तो आ जाता है आपका ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। एंजाइम कौन सा आएगा, ट्रिप्सिन आएगा, एंजाइम्स ट्रिप्सिन एंजाइम। ये ट्रिप्सिन एंजाइम भी क्या करेगा, काइमोट्रिप्सिन आएगा। ये सारे एंजाइम्स क्या करते हैं, प्रोटीन का पाचन कर देते हैं। किसमें पाचन करते हैं, याद रखिएगा अमीनो अम्ल में। किसमें पाचन करते हैं, अमीनो अम्ल में। तो देखिए आपको बहुत डिटेल से नहीं लिखना है, क्लास 10th में आप हैं, बहुत डिटेल्स में नहीं लिखना है। जो भी थोड़ी बहुत आपके पास जानकारी दिया जा रहा है, इसी में आप इसको एकत्रित करिए, उसी को नोट बनाकर लिख दीजिए। बहुत ज़्यादा आपको लिखना नहीं होता है, और आसानी से आप क्या हो जाएंगे, अच्छे नंबर पाएंगे। ठीक है, इतना सफिशियंट है। तो प्रोटीन का पाचन हो जाता है। और बाकी जो कार्बन देखेंगे डाइसैकेराइड्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं माल्टोज। जैसे कौन है, माल्टोज। तो माल्टोज के लिए कौन सा एंजाइम होता है, इसके लिए एंजाइम होता है माल्टेस। कौन सा एंजाइम होता है, माल्टेस होता है। उसी प्रकार आपका सुक्रोज होता है, तो सुक्रोज के लिए कौन सा एंजाइम होता है, इसके लिए एंजाइम होता है सुक्रेस। क्या होता है, सुक्रेस होता है ना। लैक्टोस होता है, तो लैक्टोस के लिए कौन सा एंजाइम होता है, लैक्टेस होता है। ठीक है, तो ये सब इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप नॉर्मली इसको तैयार करिए और आपका सफिशिएंट। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि आपका प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का पाचन कहाँ हो गया। वसा का देखो, वसा का पाचन सिर्फ कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, अमाशय और छोटी आंत दोनों में होता है।
कार्बोहाइड्रेट पाचन कहाँ होता है? तो मुख गुहा में होता है और छोटी आंत में होता है। इसी छोटी आंत में ही क्या होता है, सारे भोजन का क्या होता है, पाचन हो जाता है। अब बात आती है भोजन के अवशोषण की। छोटा सा टॉपिक है भोजन का अवशोषण। तो भोजन का अवशोषण देखिए क्या होता है, जैसे छोटी जो आंत होती है ना, इसमें ऐसे छोटे छोटे अंगुली जैसी संरचना पाई जाती है। इसी संरचना को हम लोग कहते हैं रसांकुर। क्या कहते हैं? रसांकुर कह देते हैं। और यह रसांकुर क्या करता है, जो भी कह सकते हैं कि पचा हुआ भोज्य पदार्थ आता है, इसको अवशोषित कर लेता है। पूछा जाता है कि रसांकुर का काम क्या होता है? रसांकुर का काम दो होता है। पहला होता है भोजन का अवशोषण करना, दूसरा भोजन अवशोषण के सरफेस एरिया को क्या कर देना, बढ़ा देना। इसमें याद रखिएगा ब्लड के वेसल्स होते हैं, ये भोजन अवशोषित होकर कहाँ चले जाते हैं, रक्त की नलिकाओं में, फिर रक्त की नलिकाओं से होते हुए शरीर के प्रत्येक अंगों में क्या होते हैं, पहुँच जाते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका पाचन तंत्र की संरचना और पाचन की क्रिया। तो आपको वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट में जरूर करें। देखिए सभी स्टूडेंट्स भाई कमेंट जरूर करें, आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा प्रमोट करिए ताकि हम लोग आपको और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाकर दें।